हेलो लर्नर्स, कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लर्नर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और इसमें अब तक हमने जो है 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को काफ़ी कुछ अपने स्टडी किया है। और आज हम इसकी 4th वीडियो के साथ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड के साथ। चलिए, वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करने से हम इस शुरुआत करते हैं इसकी। Growing food and other crops for the world market required capital. Large plantations could borrow it from banks and markets. But what about the humble peasants? ये हमें बता रहे हैं कि जो लगातार फूड जो ग्रो कर रहे हैं और जो अदर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड मार्केट के लिए, ठीक है, या इसको प्रोडक्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि फूड क्रॉप्स और जो अदर क्रॉप्स हैं, इनको वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बड़े पैमाने पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। जितने भी बड़े बड़े प्लांटेशंस हैं, ये तो आसानी से बैंकों से और मार्केट से बोरो कर सकते हैं, लेकिन उन आम किसानों का क्या, उन छोटे किसानों का क्या, जिनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं, उनको कहाँ से ये बोरिंग्स मिल पाती होंगी, हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। Enter the Indian banker. Do you know of the Shikaripuri shrubs and Natukottai chettiars? They were amongst the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia, using either their own funds or those borrowed from European banks. They had a sophisticated system to transfer money over large distances and even developed indigenous forms of corporate organization. इस पैराग्राफ में हमें जो बता रहे हैं कि कुछ इंडियन बैंकर की अगर हम बात करें तो उनमें से आपसे उन्होंने पूछा भी है, हम लोगों से पूछा भी है कि जो शिकारीपुरी जो श्रॉप्स हैं, जो नतुकोट्टई चैत्यार्स हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं क्या। फिर इसके बारे में हमें बता भी रहे हैं कि जो शिकारीपुरी श्रॉप्स थे या जो नतुकोट्टई चैत्यार्स थे, ठीक है, ये उन ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स और ट्रेडर्स में से थे जो कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को फाइनेंस किया करते थे साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। इसके साथ साथ इसके लिए क्या करते थे, बड़े पैमाने पर अपने खुद के फंड्स का इस्तेमाल करते थे और ज़रूरत पड़ने पर ये यूरोपियन बैंकों से भी बोरो कर लिया करते थे, यानी कि उधार ले लिया करते थे। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, यानी इनका जो सिस्टम था बहुत ही जटिल था, कॉम्प्लेक्स नेचर का सिस्टम था इनका, मनी को ट्रांसफ़र करने का एक लंबी डिस्टेंसेस में। और इन्होंने फिर एक ऐसा अपना इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर लिया था जिसमें ये बड़े पैमाने पर जो है लॉन्स को अवेल कराने का काम करते थे, ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट होती थी इन फंड्स की, उन लोगों के लिए। और धीरे धीरे ये जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनमें कन्वर्ट होने लगे थे। Indian traders and money lenders also followed European colonizers into Africa. Hyderabadi Sindhi traders, however, ventured beyond European colonies. From the 1860s, they established flourishing emporia at Vijayport worldwide, selling local and imported curios to tourists whose numbers were beginning to swell, thanks to the डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। अभी जो पैरा है, इस पैरा में हमें बता रहे हैं कि जो भारतीय व्यापारी थे, जो भारतीय मनी लेंडर्स थे, जो मनी देने का काम करते थे, इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो किया अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर ये यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते हुए पहुंच गए। जहाँ पर ये बात कर रहे हैं हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वेंचर इस्टेब्लिश कर लिए थे बियॉन्ड द यूरोपियन कॉलोनीज। यूरोपियन कॉलोनीज के बाहर जाकर इन्होंने अपने खुद के वेंचर, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लिए थे। और 1860s तक आते आते इन्होंने इनका जो प्री ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये कह सकते हैं इनका पूरा एक एम्पायर, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड हो चुका था और वो फ्लरिश कर रहा था बड़े पैमाने पर, जो बिजी पोर्ट्स थे दुनिया भर के वहाँ पर। और ये बड़े पैमाने पर क्या करते थे, सेलिंग करते थे लोकल्स को और इम्पोर्टेड क्यूरियस को टू द टूरिस्ट। जितने भी टूरिस्ट आते थे उनको, सभी को जो लोकल गुड्स थी उनको जो है देने का काम करते। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेड क्यूरियस जो
बाहर से जो इम्पोर्ट करके जो सामान मंगाते थे, इनको भी टूरिस्ट को जो है सप्लाई करने का काम करते थे। और इसके साथ साथ इसमें उन्होंने ये भी बात कही इसमें कि जो नंबर ऑफ हुज नंबर्स वाज बिगिनिंग टू स्वेल, ठीक है, लगातार बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट थे, इनकी काफ़ी जगहों जो पूंजियाँ डूब रही थी या अच्छी जो अलग चीज़ें हैं उनमें कमी आ रही थी, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम भी जो कहीं ना कहीं ये लोग कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि थैंक यू है या थैंक्स है या धन्यवाद है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो कि देखने को हमें मिला है पैसेंजर वेसल्स के कंफर्टेबल और सेफ़ होने का, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ सेफ़ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स जो बनकर आए, इनको हमें बहुत बड़े पैमाने पर धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिससे हम बात करेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम की। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, हिस्टोरिकली हम देखने में बता रहे हैं स्टुअर्ट जोरीज में, हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर began to expand and industrialists pressurized the government to restrict cotton import and protect local industries. Tariffs were imposed on cloth imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. अभी जो पूरा पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, उसको एक्सपोर्ट हम करते आ रहे थे यूरोप को। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन के अंदर, औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जब फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, तो ब्रिटिश ने क्या किया, कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड बढ़ाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रेशराइज करने लगे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो रिस्ट्रिक्ट करे कॉटन इंपोर्ट्स को और प्रोटेक्ट करे लोकल इंडस्ट्रीज़ को। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट को वहाँ पर जो है प्रेशराइज कर रहे थे कि जो इंडिया से जो कॉटन जाता है वहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगें और लोकल इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोटेक्ट करने का काम करें। इसलिए बड़े पैमाने पर टैरिफ्स फिर लगने लगे थे जो भी कॉटन इंडिया से ब्रिटेन को इंपोर्ट होती थी उन सभी पर। और इसका इफ़ेक्ट जो हुआ कि जो इन्फ्लो था फाइन इंडियन कॉटन का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा ब्रिटेन के अंदर। फ्रॉम द अर्ली 19th century ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगिन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ। कह रहे हैं कि जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर हम बात करें, उस समय पर जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अब धीरे धीरे अपने क्लॉथ के लिए ओवरसीज मार्केट की तलाश करनी शुरू कर दी थी और इसलिए वो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे अपने कॉटन को सेल करने के लिए। फिर इसमें हम आगे देखें, उन्होंने आगे इसमें कहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। कह रहे हैं बड़े पैमाने पर टैरिफ बैरियर्स लगने लगे थे, ठीक है, इंडिया से कॉटन को एक्सपोर्ट करने में ब्रिटेन के अंदर। और इसके साथ साथ जब लगातार टैरिफ भी बढ़ रहे थे इंडियन कॉटन के ऊपर और बड़े पैमाने पर अब कंपटीशन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा था इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो चुका था। इफ़ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वी सी a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s, this proportion had dropped to below 3%. अब जितने भी टैरिफ जो बैरियर्स लग रहे थे और लगातार जो कंपटीशन बढ़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे कॉटन टेक्सटाइल के वो लगातार घटते रहे। और उसमें उन्होंने हमें बताया भी है कि इसका जो शेयर था लगातार घटते रहा। ये बता रहे हैं कि सन 1800 के आसपास इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट जो था वो लगभग 30% के आसपास था। 1815 तक आता कि 15% तक रह गया और 1870s तक आते आते ये 3% तक हो गया था। इतना डिक्लाइन आ चुका था इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल के ट्रेड में। व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट? उसके बाद इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रही थी? द फिगर्स अगेन टेल
अ ड्रामेटिक स्टोरी, और जो फिगर्स हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत ही नाटकीय कहानी को बताने का हमें काम कर रहे हैं. वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइंड रैपिडली, exports of raw materials increased equally fast. Between 1812 and 1817, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. Indigo used for dyeing cloth was another important export for ब्रिटेन. और मैनी डिकेस्ट की हम बात करते हैं, ब्रिटेन के लिए बड़े पैमाने पर लंबे समय तक इनका होता रहा. तो देखो हमें बताया क्या रहा है इसमें, कह रहे इंडिया का लगातार कॉटन टेक्सटाइल का जो ट्रेड था वो लगातार घट रहा था. ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक और ड्रामेटिक कहानी जो है देखने को मिलती है, वो ये है कि बड़े पैमाने पर इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स थे वो घट तो रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया से रॉ मटेरियल्स की सप्लाई उतने ही स्पीड के साथ बढ़ रही थी. 1812 से लेकर 1871 के बीच में जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट जो हुआ वो लगभग 5% से 35% तक इंक्रीज हो चुका था. यानी कि स्टार्टिंग में 5% के आसपास था, लगभग 35% तक उसका शेयर पहुंच गया था. और धीरे धीरे इंडिगो का भी बड़े पैमाने पर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा था ब्रिटेन के लिए, क्लॉथ को डाई वगैरह करने के लिए. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है रॉ मटेरियल बन चुका था एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन के लिए. फिर हमें कुछ दो पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. एक पिक्चर हमारे पास ये है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी ऑपरेट होती थी लंदन में, ये पूरा ऑफिस था इनका. और एक पिक्चर हमें और दे रखी है, इस पिक्चर में अ डिस्टेंट व्यू ऑफ सूरत एंड इट्स रिवर. सूरत का ये व्यू है और नदी के आसपास का इलाका है, उसको हमें दिखा रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा देखना था. अब हम थोड़ा आगे देखते हैं. Many decades, and as you have read last year, opium shipments to China grew rapidly from the 1820s to become while India's single largest export. Britain grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through this sale, it finds its tea and other imports from China. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बता रहा है कि हमने पहले पढ़ा भी है या पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि ओपियम का शिपमेंट जो हुआ चाइना में, ठीक है, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और 1820 के आसपास ये इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में से एक था. और ब्रिटेन ने धीरे धीरे इंडिया में ओपियम का प्रोडक्शन करना, ओपियम यानी अफीम की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इसका प्रोडक्शन इंडिया में उन्होंने काफ़ी बढ़ाया था और इसको इंडिया में प्रोड्यूस कर ये एक्सपोर्ट करते थे चाइना के लिए, चाइना में बेचने का काम करते थे ब्रिटिशर्स. और वहाँ से जो मनी इनको मिलती थी उस मनी का इस्तेमाल ये वहाँ से चाय जो है उसको परचेज करने, इसके साथ और जो अदर गुड्स वहाँ से परचेज करते थे उनकी पेमेंट करने में इस्तेमाल कर लिया करते थे. ओवर द 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food, grain and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. But the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. Britain used this surplus to balance its trade deficits with other countries, that is, with countries from which Britain was importing more than it was selling to. This is how a multilateral settlement system works. It allows one country's deficit with other countries to be settled by its surplus with a third country. By helping Britain balance its deficit, India played a crucial role in the late 19th century world economy. अब देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, हमें बहुत कुछ अच्छा सा बताया है इसमें. वो हमसे कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के दौरान जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे ये बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट को फ्लडेड कर दिया, यानी इंडियन मार्केट को भर दिया अपने प्रोडक्ट्स से. फूड ग्रेन्स और जो रॉ मटेरियल्स थे वो लगातार एक्सपोर्ट हो रहे थे इंडिया से ब्रिटेन के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए. लेकिन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रही थी, ब्रिटिश क्या करते यानी कि बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, कि लेकिन जो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के लिए वो ज़्यादा वैल्यू का था कंपेयर टू जितनी वैल्यू का ब्रिटिशर्स इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे. यानी कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स के द्वारा जितना भी इंडिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी और इंडिया से जितना वो इंपोर्ट कर रहे थे उसके मुकाबले, यानी कि उनका बैलेंस सरप्लस में चल रहा था.
यानी कि उनको वो ज़्यादा सेल कर रहे थे इंडिया को और इंडिया से खरीद कम रहे थे, इसलिए उनका बैलेंस सरप्लस में था, इसलिए इसको ट्रेड सरप्लस कहा गया है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है जब दो कंट्री बीच में आपस में व्यापार होता है तो जिस कंट्री की सेल ज़्यादा होती है और उसकी परचेज कम होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो बेनिफिट में रहता है, इसलिए इसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और इसका जब अपोजिट होता है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो जो ब्रिटेन का ट्रेड था इंडिया के साथ वो सरप्लस में था और इसलिए बड़े अच्छी तरह से इस सरप्लस बैलेंस का इस्तेमाल ये जो है ब्रिटेन जो है ट्रेड डेफिसिट को निपटाने के लिए कर रहा था अदर कंट्रीज़ के साथ। इसमें क्या था, ब्रिटेन क्या करता है उन कंट्रीज से जिन कंट्री से इम्पोर्ट करता था गुड्स को, ठीक है, उन कंट्रीज़ को पेमेंट करने में ये इस्तेमाल कर रहा था इंडिया से इस सरप्लस बैलेंसेस को। और इसको हम एक तरह से मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी हम जान रहे हैं। इसमें होता क्या था कि एक कंट्री के डेफिसिट को पूरा करने के लिए किसी दूसरी कंट्रीज के सरप्लस का इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी ब्रिटेन के लिए, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस that included private remittance home by British officials and traders, interest payment on India's external debts and pension of British officials in India। कह रहे ब्रिटेन बड़े पैमाने पर ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल इंडिया के अंदर भी कर रहा था। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर ब्रिटेन को इसकी बड़ी हेल्प मिल रही थी, ठीक है, होम चार्जेस को जो है सेटल्ड करने के लिए। होम चार्ज का मतलब इंडिया में जो ब्रिटेन के जो भी खर्चे हो रहे थे उनको सेटल्ड करने में, ठीक है, इस जो ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटेन के द्वारा बड़े अच्छी तरह से किया गया था। इसमें प्राइवेट रेमिटेंस जितनी भी थी होम्स की बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट्स, पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एक्सेट्रा का सेटलमेंट भी ब्रिटेन जो है इसी सरप्लस के साथ कर रहा था। उसके बाद हमें एक मैप दिया है, थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैप है दिखा रहा है कि इंडिया से कैसे जो है ट्रेड होता है। द ट्रेड रूट्स दैट लिंक्ड इंडिया टू द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं सर्कल में बना रखा है इन्होंने, ब्लू कलर से कर रखा है सर्कल में। ये इंडिया को उसमें के सबसे बड़े ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, जिनमें सूरत से देखिए मस्कट होते हुए, मस्कट गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के थ्रू इधर होता था। इसके साथ साथ नीचे की तरफ गोवा के रास्ते होते हुए, रेड सी की तरफ होते हुए निकलते हुए एक ये रास्ता भी था अलेक्जेंड्रिया के लिए। इसके साथ नीचे की तरफ देखें मद्रास है, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये इंडिया के उसमें बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे ट्रेड के और यहीं से इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड हुआ करता था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे और आगे देखेंगे इसको हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। हम बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ नया सीखा है, समझा है और ऐसे ही वीडियो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।